हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर मार्केट के बारे में। एक कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और एक कंज्यूमर कैसे एक प्रोडक्ट को परचेस करता है, एक प्रोडक्ट को परचेस करते वक्त वो किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरता है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप मार्केटर्स एंड टॉप एंटरप्रेन्योर्स के बुक के नॉलेज मिलते हैं। तो पहले जानते हैं क्या है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो कैसे खरीदता है, वो कैसे उसे यूज करता है या फिर उसे वो कैसे डिस्पोज करता है, उसके बारे में स्टडी करने को कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। बट क्यों हमें कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करना चाहिए? अगर हम हमारे कंज्यूमर्स के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, वो कैसे हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, कैसे वो उसे यूज़ करते हैं, कैसे उसे वो डिस्पोज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से उसे अच्छे से बना सकते हैं। हम हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अच्छे से समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो कंज्यूमर्स की बाइंग बिहेवियर को ना इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेनली दोस्तों हमारे 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से पहले आ जाता है हमारा कल्चरल फैक्टर्स, देन आता है सोशल फैक्टर्स, देन आता है पर्सनल फैक्टर्स। तो पहले देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स। तो हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं ना, उसके कल्चर के हिसाब से ना हमारा जो नीड्स है, वांट्स है, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस या फिर हमारा जो बाइंग बिहेवियर उस तरह का बन जाता है उस कल्चर के हिसाब से। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा एक अलग कल्चर है, यूएस के लोगों का एक अलग कल्चर है, तो उसके हिसाब से ना हमारा बाइंग बिहेवियर होगा। यहाँ पर कोई अलग तरह का प्रोडक्ट चलेगा, वहाँ पर कोई अलग तरह का प्रोडक्ट चलेगा उनके हिसाब से। तो इस तरह से हमारा जो कल्चर है वो हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देन कल्चर के अंदर ही आ जाता है सब कल्चर। तो यहाँ पर आप इंडिया में देख सकते हो डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजियंस के लोग रह रहे हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर क्रिश्चियन। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, सब कल्चर्स। हम है तो एक ही कल्चर में, इंडियन कल्चर में, बट उसके अंदर भी हमारा कुछ सब कल्चर्स है, जिससे कि हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि हिंदू को एक तरह की प्रोडक्ट की नीड्स हो सकती है, मुस्लिम लोगों को एक तरह की प्रोडक्ट की नीड हो सकती है, या फिर सिख को कोई अलग तरह की प्रोडक्ट की नीड हो सकती है। तो इस तरह से हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है हमारे सब कल्चर की वजह से। और डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से या फिर नेशनलिटीज के हिसाब से भी हमारे सब कल्चर्स बने हुए होते हैं। और हमारे कल्चर के अंदर ही आते हैं सोशल क्लासेस। जैसे आपने सुना होगा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो ये सब भी दोस्तों हमारा जो बाइंग बिहेवियर को ना इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर एक अपर क्लास वाला होगा तो उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो जो चाहे वो खरीद सकता है। बट एक लोअर मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो उसे बहुत सोच समझ कर अपनी जो पैसा है उसे खर्च करना होता है। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बाइंग बिहेवियर पर। देन हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में पहले आ जाता है रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप मतलब हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, या फिर हमारे फ्रेंड्स है, हमारे नेबर्स है, हमारे को वर्कर्स है, या फिर हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है, हमारा जो ग्रुप बना हुआ होता है ऑफिस में, या फिर हमारे जो रिलीजियस की जो ग्रुप है, वो सब ना क्या करते हैं, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बाइंग बिहेवियर पर। वो कहते हैं ना, आपके संगत से आपके फ्यूचर का पता लग जाता है। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो जो कर रहे होते हैं हम भी वही करने की कोशिश करते हैं, जाने या फिर अनजाने, चाहे वो सही हो या फिर गलत। वो आपको कोई न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर कोई न्यू ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एज ए मार्केटर हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी ग्रुप्स में से ओपिनियन लीडर्स को ढूंढना होगा। ओपिनियन लीडर्स मतलब जो भी कोई ओपिनियन देता है अदर एक पर्सन को, जो भी कोई फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, या फिर सजेशन देता है, या फिर हेल्प करता है किसी को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो उस तरह के लोगों को हम ढूंढेंगे और उनको हम क्या करेंगे, उनको हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में उनको अच्छे मैसेजेस, अच्छे बिलीफ पैदा करेंगे उनके माइंड में। और नेक्स्ट आ जाता है रोल्स एंड स्टाटस। तो डिफरेंट ग्रुप्स में ना हमारा डिफरेंट रोल्स होता है। जैसे कि अगर हम फैमिली में होते हैं तो वहाँ पर हम किसी के बेटा है, किसी का भाई है। वैसे ही ऑफिस में कोई सीईओ है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, या फिर कोई एक सेल्समैन है। तो डिफरेंट ग्रुप्स में हमारा डिफरेंट रोल्स होता है, और हमारे रोल्स के अकॉर्डिंग ना हमारा स्टाटस होता है। जैसे कि एक सीईओ है, उसका थोड़ा बड़ा स्टाटस होगा, मैनेजर का उससे थोड़ा कम, सेल्समैन का उससे थोड़ा कम। तो ये जो हमारा रोल्स है एंड हमारा जो स्टाटस है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर पर।
क्योंकि लोग अपने रोल्स एंड अपने जो स्टाटस है उसके हिसाब से परचेस करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल फैक्टर्स। तो यहाँ पर पहला जाता है एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल। मतलब एक छोटे बच्चे को अलग टाइप के प्रोडक्ट चाहिए होंगे, हमें अलग टाइप के प्रोडक्ट चाहिए होंगे, एक बड़े आदमी को अलग टाइप के प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो हमारा जो एज है ना वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बाइंग बिहेवियर को, और हम हमारे लाइफ में किस स्टेज पर हैं। अभी तो आप पढ़ाई कर रहे होगे या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे होगे, तो अभी आपकी एक तरह की बाइंग बिहेवियर होगी, बट जब फ्यूचर में आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आपकी जो बाइंग बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ सकती है। तो लाइफ की हमारा जो स्टेज होती है ना वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बाइंग बिहेवियर को। और नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से ना प्रोडक्ट परचेस करते हैं। जैसे कि एक लॉयर है उसका एक प्रोडक्ट नीड होगा, या फिर एक बिजनेसमैन है उसका एक अलग टाइप का प्रोडक्ट की नीड होगा। और हमारा इकोनॉमी कैसा चल रहा है अभी, जैसे कि अभी कोरोना हो गया था तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे लोग की जॉब चली गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, लोगों की इनकम कम हो गई, पैसा खत्म हो गया, लोगों की जो सेविंग्स था वो कम हो गया। तो लोगों की इनकम, सेविंग्स या फिर उनको कितना कर्जा मिल रहा है, ये सब भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक बाइंग बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ना हम सभी का कोई ना कोई पर्सनैलिटी होता है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है तो कोई डोमिनेंट होता है। जैसे हमारा कोई पर्सनैलिटी है ना, हम हमारे ब्रांड्स का भी पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और लोग ना अपने पर्सनैलिटी की तरह कोई ब्रांड को देखते हैं तो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो वहाँ के प्रोडक्ट्स को परचेस करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल एंड वैल्यू। लाइफस्टाइल मतलब हम किस तरह से हमारा जो लाइफ है उसे जी रहे हैं। मतलब अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल बिता रहा है तो उसको क्या होगा, उसको हेल्दी प्रोडक्ट्स की नीड होगी, उसको जिम इक्विपमेंट की या फिर योगा इक्विपमेंट की, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर कोई एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है तो उसे क्या होगा, उसे चटपटा खाना चाहिए, पिज्ज़ा, बर्गर, या फिर उसे एंटरटेनमेंट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे जो भी वैल्यूज़ होते हैं ना वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को। जैसे कि अगर कोई अचीवमेंट ओरिएंटेड का होगा तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे सेल्फ हेल्प बुक्स चाहिए होगा, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बट अगर कोई एस्केपर होगा तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे एंटरटेनमेंट, मूवीज, गेम्स, ये सब चाहिए होगा। तो ये सब भी ना हमारा जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए कुछ की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है हमारी बाइंग बिहेवियर को, जिसमें से पहले आता है मोटिवेशन, देन परसेप्शन, देन लर्निंग, देन मेमोरी। तो पहले देखते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मतलब कौन सा चीज़ आपकी कस्टमर्स को, आपकी कंज्यूमर्स को मोटिवेट करता है एक्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे मोटिवेशन। और एज ए मार्केटर हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ हमारे कस्टमर्स को मोटिवेट करती है हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो हम कुछ थ्योरी के माध्यम से लोगों की मोटिवेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आता है फ्रीउड्स थ्योरी। तो यहाँ पर फ्रीउड क्या कहते हैं, लोगों के अंदर ना ये जो मोटिवेशन है ये अनकॉन्शियसली डेवलप होता है, जो कि वो खुद भी नहीं जान पाते। तो लोगों की मोटिवेशन को जानने के लिए हमें रिसर्च करना होगा। हम क्या करेंगे, हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। और अगर आपने मार्केटिंग रिसर्च का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट आता है मोस्लोस थ्योरी। तो यहाँ पर अब्राहम मोस्लोस का कहना है कि हमारे जो कंज्यूमर्स की नीड होती है ना वो एक हायरार्की फॉर्म में अरेंज हुई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर के लीस्ट इंपॉर्टेंट तक। यहाँ पर आप इस चार्ट को देख सकते हो। पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कंज्यूमर है वो पहले क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। उसके बाद वो नेक्स्ट जाएगा सेफ्टी नीड्स पर, देन वो जाएगा सोशल नीड्स पर। तो इस तरह से एक कंज्यूमर मोटिवेट होता है। और नेक्स्ट है हर्जबर्ग्स थ्योरी। तो यहाँ पर इनका कहना है कि एक प्रोडक्ट में ना दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक सेटिस्फायर्स एंड दूसरा डिससेटिस्फायर्स। सेटिस्फायर्स जो होते हैं वो लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं एक प्रोडक्ट में, और जो डिससेटिस्फाइड होते हैं वो लोगों को डिससेटिस्फाइड करते हैं। तो इनका कहना है कि एक प्रोडक्ट में ना हमें जितना चाहे उतना डिससेटिस्फायर को अवॉइड करना चाहिए और जितना चाहे उतना सेटिस्फायर्स को हमें ऐड करना चाहिए, तभी एक कंज्यूमर मोटिवेट होगा एक प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। मतलब अगर आप एक लैपटॉप देखते हैं और वहाँ पर वारंटी नहीं होता है तो वो क्या हो गया, वारंटी का ना होना वो हो गया एक डिससेटिस्फायर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वारंटी अगर वो दे देता है तो वो सेटिस्फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उससे पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा यार, आप उसकी प्रोडक्ट को परचेस कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। वारंटी का ना होना एक डिससेटिस्फायर हो सकता है, बट वारंटी का होना एक सेटिस्फायर नहीं हो सकता। सेटिस्फायर कोई अलग चीज़ हो सकता है, जैसे कि ईज ऑफ यूज या फिर हाई प्रोसेसिंग पावर
आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे कि आप मोटिवेट हो सकते हो और उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। आप सिर्फ वारंटी को देख करके प्रोडक्ट को तो परचेस नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं परसेप्शन। परसेप्शन मतलब लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हैं, इसे कहते हैं परसेप्शन। और ये जो परसेप्शन होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रियलिटी से भी। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं भी है ना और लोगों की माइंड में उसका परसेप्शन अच्छा है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, सोच रहे लोग, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की बिकने की चांसेस ना बढ़ जाएगा। बट अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना लेते हो और लोगों की माइंड में उसकी परसेप्शन बुरा होता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट की बिकने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो परसेप्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड की सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, हमें परसेप्शन पर भी और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी हमें वर्क करना होगा। और हमारा ये जो परसेप्शन है ये 3 चीज़ों से बनता है: सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन मतलब आजकल क्या होता है, एक कंज्यूमर को ना बहुत सारे हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसका सामना करना पड़ता है। एवरेज 1000 से 15 एडवर्टाइजमेंट एक कंज्यूमर को देखना पड़ता है आजकल, और ऐसे में सभी एडवर्टाइज को तो वो अच्छे से नहीं देख सकते ना। तो सिलेक्टिव अटेंशन मतलब हमें पहले क्या करना होगा, हमें हमारे जो कंज्यूमर्स है उनकी अटेंशन को ग्रैब करना होगा, उनकी नोटिस में हमें पहले आना होगा हमारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, जो इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टाइजमेंट को वो देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से ही इंटरप्रेट करते हैं। मतलब अगर उनके बिलीफ के हिसाब से अगर कोई ब्रांड अच्छा है तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो भी उनको अच्छा ही लगेगा। उनके एटीट्यूड के हिसाब से अगर कोई ब्रांड अच्छा है तो उनको वो एडवर्टाइजमेंट अच्छा ही लगेगा। तो वो अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए ब्रांडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन मतलब हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तो देख लेते हैं बट वो सभी हमें याद नहीं रहते। जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हमारे एटीट्यूड के हिसाब से, बिलीफ के हिसाब से ना अच्छे होते हैं ना, उनको ही हम सिर्फ याद रखते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हमें जो अच्छा लगता है ना उसकी अच्छी आदतें हम याद रखते हैं और बाकी सब हम भूल जाते हैं। जैसे हम प्यार करते हैं ना, उसकी अच्छी आदतें हम याद रखते हैं और बाकी सब हम भूल जाते हैं। वो जो भी करे हमें ठीक ही लगता है। तो यही होता है सिलेक्टिव रिटेंशन। तो आज ए मार्केटर हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो लोगों के नोटिस में आना होगा। हमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा जिससे कि हम लोगों की नोटिस में आ सके, लोग हमें देख सके, उनके अट्रैक्शन को हम ग्रैब कर सके। देन उसके बाद हमें उनके अंदर बिलीव पैदा करना होगा, मतलब उसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कि एक अच्छी ब्रांड है, ये एक बढ़िया ब्रांड है, ताकि हम भी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन और रिटेंशन का फ़ायदा ले सके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारा जो परसेप्शन है उसे बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं लर्निंग। यहाँ पर हम जब भी एक्ट करते हैं, मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में लर्न करते हैं। अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम जनरलाइज करते हैं जो उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे ही होंगे। मतलब अगर आप HP के एक लैपटॉप खरीदे और वो आपको अच्छा लगा, उससे आप बहुत सेटिस्फाइड हुए, तो अब आप HP के जो भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना आपको अच्छा ही लगेगा। मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट लगेगा और लोगों की जो चांसेस है आपको प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने का या फिर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खरीदने का वो बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं मेमोरी। अब मैं आपको बोलूँगा कि मेरे दांतों में बहुत झंझनाहट हो रहे, तो आप क्या कहोगे, सेंसोडाइन यूज कर ले भाई। तो ये सेंसोडाइन कहाँ से आया, क्योंकि ये जो ब्रांड है, ये जो सेंसोडाइन ब्रांड है, ये आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो जब भी आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो तब आप सेंसोडाइन को ही पहले याद करोगे और उससे खरीदोगे। तो इस तरह से हमें भी हमारे प्रोडक्ट को लोगों के मेमोरी में स्टोर करना होगा, ताकि जब भी उन्हें उस प्रोडक्ट की नीड हो ना, वो हमारे प्रोडक्ट को रिकॉल करे और उसे खरीद पाए। तो ये सब जो फैक्टर्स थे वो हमारे बाइंग डिसीजन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि कैसे एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को परचेस करता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बाइंग डिसीजन लेने से पहले वो किन किन स्टेजेस को होकर के गुजरता है। तो एक कंज्यूमर ना किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली इन्हीं 5 स्टेजेस को फॉलो करता है, जिसमें से पहले आ जाता है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, देन आता है इंफॉर्मेशन सर्च, देन आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन आता है परचेस डिसीजन एंड पोस्ट परचेस बिहेवियर्स। तो बाइंग डिसीजन प्रोसेस का पहला स्टेज देखते हैं जो कि है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। एक बाइंग प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब कोई एक कंज्यूमर ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है या फिर उसे कोई प्रोडक्ट की नीड होती है जो कि ट्रिगर होता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टिम्युली से।
जब आपको भूख लगती है तो आपका दिमाग कहता है भाई खाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरनल स्टिम्युली, आपके अंदर से आया खाने की नीड। या फिर बाहर आपने किसी को देखा, आपने देखा कि आपका जो दोस्त है वो एक बहुत अच्छा गाड़ी खरीद लाया, तो वहाँ से आपके अंदर भी कीड़ा घुस गया कि हम मुझे भैया गाड़ी खरीदना है। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टिम्युली। तो जब भी कोई एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिम्युली के वजह से कोई भी कंज्यूमर्स के अंदर कोई नीड ट्रिगर होता है ना, तब एक बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और एज ए मार्केटर अगर हम जान लेते हैं कि कैसे हमारे जो कंज्यूमर्स है उनकी नीड ट्रिगर होता है, तो हम हमारे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हमें उस तरह का एडवर्टाइजमेंट उन्हें दिखा सकते हैं और उनकी उस नीड को हम ट्रिगर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्च। अब हमारा जो कंज्यूमर है उसके अंदर एक नीड पैदा हो गया है, नीड ट्रिगर हो गया है। अब वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कौन कौन से डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प मांग सकता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प मांग सकता है, या फिर वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से प्रोडक्ट की डिटेल्स गैदर कर सकता है। वो सोशल मीडिया से, गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि आता है अवेयरनेस सेट पर। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो कि कितने ब्रांड्स अवेलेबल है टोटल सेट पर, बट कितने प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयर है वो आ जाता है अवेयरनेस सेट के अंदर। देन उस अवेयरनेस सेट में से वो किस प्रोडक्ट को परचेस करने का सोचता है वो आ जाता है कंसिडरेशन सेट पर। और फिर उस कंसिडरेशन सेट से जब वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो जान पाता है कुछ अच्छे ब्रांड्स के बारे में, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो आ जाता है चॉइस सेट में। वहाँ से अब वो फाइनली एक प्रोडक्ट चॉइस कर लेता है। और एज ए मार्केटर हमें क्या करना होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट को इन सभी सेट में लाना होगा। हमारे टारगेट मार्केट में जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, जब वो चूज़ करते हैं तो उनकी कंसिडरेशन में हमें आना होगा, उनकी चॉइस सेट में हमें आना होगा। वहाँ पर हम जब आएंगे तभी तो हमारे प्रोडक्ट की जो चांसेस है बिकने की वो ज़्यादा होगी ना। नहीं तो अगर कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं है तो वो कैसे बिकेगी। तो हमें पहले क्या करना होगा, वहाँ पर हमें आना होगा। एंड कंसिडरेशन में, चॉइस सेट में आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले जानना होगा कि वो किस तरह से इस तरह का सेट्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो प्राइस डोमिनेट होते हैं, वो सर्च करते हैं बेस्ट फोन्स अंडर 10,000। ये क्या होगा, प्राइस डोमिनेट। वो पहले प्राइस को देखते हैं, पहले प्राइस देखते हैं 10,000 के अंदर कौन कौन सा फ़ोन है, और उसके बाद वो फ़ोन को चूज़ करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो ब्रांड को देखते हैं, पहले ब्रांड को देखते हैं, एप्पल का लेना है, सैमसंग का लेना है, एमआई का लेना है, उसके बाद वो प्राइस को डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से परचेस कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं टाइप डोमिनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें बेस्ट कैमरा चाहिए, बेस्ट कैमरा फ़ोन्स या फिर बेस्ट गेमिंग फ़ोन्स। तो वो किस तरह से, वो किस हायरार्की से अपने प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं उसको हमें समझना होगा, तभी हम उनके कंसिडरेशन में, उनके चॉइस सेट में आ सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब उन्होंने जान लिया कि कितने कितने ब्रांड्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। अब वो क्या करेंगे, वो उन प्रोडक्ट्स में से इवेलुएट करेंगे, उन प्रोडक्ट्स में से एक को चूज करेंगे। तो वो कैसे चूज करते हैं, उनकी जो भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनके हिसाब से वो चूज करते हैं। हाँ, सभी कंज्यूमर्स इस तरह से ही चूज नहीं करते, कोई डायरेक्टली भी चूज कर लेता है, कोई किसी से इन्फ्लुएंस होकर भी चूज कर लेता है, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च ना करके भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से वो कैसे एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। अब मान लो आपको एक लैपटॉप खरीदना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 लैपटॉप है, A, B, C and D। और यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, मेमोरी, ग्राफिक्स, साइज एंड वेट एंड उसकी जो प्राइसिंग। और आपने आपकी बिलीफ के हिसाब से इनको 10 में से रेटिंग किया। ए का मेमोरी इतना है, ग्राफिक्स इतना है, प्राइसिंग इतना है, ये सब आपने रेटिंग किया। अब आप कैसे चूज करोगे एक लैपटॉप। अगर आपको एक अच्छी मेमोरी कैपेसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप लैपटॉप C को चूज करोगे। अगर आपको एक अच्छी ग्राफिक्स कैपेसिटी चाहिए तो आप लैपटॉप A को चूज करोगे। या फिर अगर आपको एक अच्छी ओके वाली कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप लैपटॉप B को चूज करोगे। तो ये होता है एट्रीब्यूट के हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है जो परचेस डिसीजन। यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो परचेस की डिसीजन लेंगे। बट परचेस डिसीजन लेने से पहले भी 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब उसकी जो बाइंग इंटेंशन है ना उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसमें से पहले आता है एटीट्यूड ऑफ अदर्स, मतलब लोगों का क्या कहना है इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर लोगों का पॉजिटिव रिव्यू है तो वो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और लोगों का नेगेटिव रिव्यू है तो वो इस प्रोडक्ट को खरीदने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। द नेक्स्ट फैक्टर आता है अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स,
मतलब हमारा जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को खरीदना तो चाहता है, बट उस टाइम पे उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि उसका जॉब चला जाता है या फिर उसके लिए और कोई एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है खरीदना। तो ये सब चीज़ें भी हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट स्टेज है वो है पोस्ट परचेस बिहेवियर। मतलब यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर चुका है, तो अभी भी हमारा जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वो पोस्ट परचेस उनका एक्शन क्या है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उसको हम मॉनिटर करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड है तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में अच्छे रिव्यू देंगे। बट अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं या फिर वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। लोगों के यूजेस को और वो उस प्रोडक्ट कैसे डिस्पोज कर रहे हैं उसको भी हमें मॉनिटर करना होगा। तो अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में जानना चाहते हो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिलिप कोटलर बुक को आप पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बड़ा सोचते रहिए और सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।